वो ये हो रही है कि जी अगर आपके पास रेजर्वायर्स होते हैं तो अब खाली हुए हुए होते हैं और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रेजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रेजर्वायर्स बन जाए तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है आप वहां स्टोर कर सकते हैं। आज मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को जी। तो फिर मैं तो हंस हंस के मर गया। समझ नहीं आ रही थी कि ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो सुना आपने ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो। हाँ जी, वो पॉजिटिव पहलू। और लोग मरदे पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं नहीं तू डुबो ना, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ बाल्टियां पा। अच्छा आई थिंक पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद मजाक कर रहे थे, मगर ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का और इस किस्म की बात करने का। बड़ी बेदर्दी और लगता है कि कम्प्लीटली ओब्लिवियस कि जी जो दुख है अवाम का। तो अच्छा बहरहाल ये सियासतदानों का हम क्या कह सकते हैं, फजूल बातें भी बड़ी कर जाते हैं। अच्छा अब बात यह है कि इस वक्त इशू ये है कि अगर आपके पास डैम्स होते तो आप रेगुलेट कर सकते थे पानी की फ्लो को, मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करे, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्वर भर गए उनके, वहां भी फ्लडिंग शुरू हो गई है, उन्होंने अपनी फ्लडिंग रोकने के लिए पानी खोल दिया, वो उनका हक है, इट्स नॉट अ बिग डील। और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, वो आ रहा है पानी आप देख लें। तो बात ये है कि अगर हमारे पास रिजर्वायर्स होते तो ये जो पानी इन दरियाओं का पानी जो है ये ड्यूरिंग फ्लड सीजन वो सारे रिजर्वायर्स हमारे भर जाते एंड सारा साल हमें वहां से पानी मिलता। जहां तक ये कालाबाग डैम की जो बात हो रही है, कालाबाग डैम तो इंडस रिवर के ऊपर है, हमें वहां कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं। हमारे जो पहले भी डैम्स हैं दे आर वो दे आर सफिशिएंट फॉर व्हाट वी नीड। प्रॉब्लम क्या हुआ है विद मंगला एंड सेतरबेला? वो ये हुआ है कि पुराने हो गए ना यार। डैम की जिंदगी होती है 30 साल, उसके बाद मेजर रिपेयर्स की जरूरत पड़ जाती है। हमारे डैम जो है वो सिल्ट हो गए, अगर उनकी गहराई 100 फुट थी तो अब उनकी गहराई सिर्फ 40 फुट रह गई है या 50 फुट रह गई है। और वो वहां नीचे उनका जो सिल्टिंग हो गई है वहां, जैसे कैनाल्स भी नहीं होती है आपकी जी। कि वो हर साल या 2 साल वो पूरा एक एजेंडा होता है कि जी कैनाल्स को पानी बंद करके और रेत जो है उसको निकाला जाए। हाँ सफाई, तो डैम्स की भी जरूरत पड़ जाती है, मगर वो काफी बड़ा प्रोसेस होता है और वो हर साल नहीं किया जा सकता, बिकॉज डैम के अंदर सारा वक्त पानी होता है और वो पानी आप सारा वक्त आपको जरूरत होती है उस पानी की, तो वहीं से आप पानी लेते हैं अपनी कैनाल्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो दोनों डैम्स पुराने हो गए ना। मंगला तो 60s में बना था। अच्छा तो और जो कालाबाग है वो उसका तल्लुक इन फ्लड्स के साथ नहीं है। इंडस जो है वो मैनेज हो रहा है। अभी ये प्रॉब्लम आया है इन 3 दरियाओं का, तो इसलिए ये डिबेट जो है इट्स मीनिंगलेस एट दिस टाइम कि जी वो एक्वाफायर जो है नीचे जो पानी है उसको कैसे लिया जाए। हाँ लिया जा सकता है, फिर उसके लिए कैनाल्स और आपको बनानी पड़ेगी, बना लें, वो साथ साथ आप चलाएं ताकि जिस वक्त पानी की जरूरत होती है समर मंथ्स में या विंटर मंथ्स में, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप वो पानी को टैप कर सके। और छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए जा सकते हैं। मगर यहाँ तो हाल ये है आशा के बादशाह डैम जो बेनजीर मोहतरमा के जमाने की हम सुन रहे हैं, वो बड़ी कीन थी बादशाह के ऊपर, हमेशा बात करती थी कि बादशाह बनाना है बादशाह बनाना है, मगर वो दिन और रात का दिन 30-35 साल हो गए बादशाह नहीं बना। पता नहीं इसके ऊपर तो साकिब निसार ने पता नहीं कितने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे इमरान खान ने ड्रामा करके कि जरा हम बादशाह डैम बना रहे हैं, सब ड्रामा, सब झूठ फरेब। पता नहीं कितने साल और लगेंगे और कॉस्ट्स कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब कहते हैं 30 में जाके होगा। शुरू होता है $8 बिलियन का प्रोजेक्ट और बन जाता है 20 का, बिकॉज डिलेज होती हैं और कॉस्ट्स कीप राइजिंग। तो पाकिस्तान हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट दिस। उसकी वजह ये भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, वो है पॉलिटिक्स ऑफ 3 years और 2 years। जो हुकूमत से सिविलियन हुकूमत आती है वो कहती है अब तो 2 साल है, तीसरे साल हम निकाले जाएंगे।
और कोई लंबे चौड़े सोचने की जरूरत नहीं है। देखो डैम बनाने जाएंगे, सारे पैसे डैम पे लग जाएंगे, डैम 10 साल लगेंगे बनने में, और बीच में से हमारी छुट्टी हो जाएगी और लोग कहेंगे आपने किया क्या। तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म पे जाते हैं। आप देखिए ना, बड़ी बीबी जो भी इकदाम कर रही हैं, शॉर्ट टर्म इकदाम कर रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जो स्कीमें बना रही हैं वो शॉर्ट टर्म स्कीमें हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, कुछ नजर आ जाए कि लोगों को कुछ मिल गया है। लॉन्ग टर्म तो एक प्लानिंग के तहत होती है। अच्छा, अब फौजी जब आते हैं तो 10-10 साल रह जाते हैं, मगर अब जब अयूब खान आए तो उन्होंने एक डैम बना दिया। मुशर्रफ साहब, इनके पास बड़ा मौका था, इन्होंने कुछ नहीं किया। जियाउल हक ने कुछ नहीं किया। तो मतलब है वो 10-10 साल रह गए। हो सकता है उनका ख्याल था कि पता नहीं 10 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कि ये डैम शैम क्या बनाने हैं। एक तो वो इस्लामाइजेशन में अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए उधर शुरू हो गए, और दूसरे साहब जो थे वो वो उन्होंने सोचा इंडिया के साथ ही कोई बातचीत चला लेते हैं एंड सो ऑन। तो बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, कोई इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है सिविलियन, वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगली आती है उसको रोक देती है, वो कहती है नहीं नहीं ये ठीक नहीं। यहाँ तक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे कि इसका नाम चेंज कर दे जी, इमरान खान ने आया इसका नाम चेंज कर दे। वो नून लीग वाले आए, उनका नाम चेंज कर दे, ये बेनजीर के नाम पे क्यों है। फिर सोचा कि नहीं नहीं रहने दे लो, अब अलायंस भी हो गया, छोड़े 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 सो। तो यहाँ तो ये हालात है हमारे। कोई स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर, कोई कंटिन्यूटी हो, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, कोई मलकियत ले, नेशनल लेवल पे मलकियत लें कुछ प्रोजेक्ट्स की, कि जी अगली हुकूमत भी जो भी आएगी ये कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है कि इसको खत्म करना है। ये बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए कि जी ये अपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, सारा मुल्क वी आर ऑन बोर्ड, अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डाल दिया जाए कि ये इसको छेड़ेंगे नहीं एंड सो। ये तो करते कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लोग पूछते हैं डैम्स क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। यहाँ जो हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म इकदाम करती है, लॉन्ग टर्म का तो सोचती कोई नहीं है। और जो तारीख हमें यही बताती है कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मर के 5 साल काटती है, और आखिरी 2 साल जो है उसकी काफी उसको पिटाई हो रही होती है, कभी इधर से कभी उधर से, और लोग कह रहे होते हैं निकालो इसको, साजिश करके निकालो जी, और वो बेचारी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। तो उसने लॉन्ग टर्म क्या सोचना है उसने। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। मर के भी 5 साल पूरे हों तो वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपने बताया वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं जी, डायग्नोसिस क्या है मसाइल का, ज़ाहिर है मुख्तसर सियासी मुद्दत होती है, तो मुख्तसर सियासी मफादात में मसाइल और ऐसे बड़े बड़े मंसूबे भेंट चढ़ जाते हैं आपके निज़ाम के। हारिस, आपको आपके सवाल का जवाब मिला, मज़ीद सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, इंडियन मीडिया की खुसूसन एससीओ समिट पे काफ़ी निगाहें हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए इंडिया विजिट का कोई इरादा नहीं रखते। 4 बार उनकी कॉल्स नहीं उठाई नरेंद्र मोदी जी ने, और आपने ये कहा था एक एनालिसिस में कि क्वाड जो है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, वो फारिग हो जाएगा, ये इत्तेहाद नहीं रहेगा। अब इस नौइयत की खबरों के बाद आप क्या समझते हैं? क्वाड जो है वो अब क्या करेंगे। देखिए, क्वाड बना था कि चाइना को टाइट करने के लिए, और उसके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हो रही थी इंडियन ओशन में, दे वर ऑल गेयर्ड इन अ मिलिट्री सेंस। क्योंकि अमेरिका चाइना को ये धमकी दे रहा था कि तुमने अगर ताइवान लेने की कोशिश की तो फिर हम पड़ जाएंगे सारे तुम्हें। और ये सारा अमेरिकन पॉलिसी जो है रिलेटेड टू दैट वन चाइना पॉलिसी। वो कहते हैं ताइवान हमारा, ये कहते हैं आप मत लेने की कोशिश करें मिलिटरीली। तो उसके लिए क्वाड शॉट बनाया था, बिकॉज वहाँ जापान भी इनसिक्योर फील कर रहा है, जैसे नेटो वाले इनसिक्योर फील कर रहे हैं फ्रॉम रशिया कि जी ये तो रशियन एम्बिशंस हैं, ये आज यूक्रेन में कल ही और आगे आ जाएंगे, ये वो वाला। इसी तरीके के साथ जापान भी इनसिक्योर है, और वो इनसिक्योरिटी यही है उनकी कि जी क्यों ये चाइना जो है पहले ताइवान ले लेगा, उसके बाद फिर हमारी तरफ नजर डालेगा। तो लोग वो पुराने जो एटीट्यूड्स है ना कि बिग पावर्स करते क्या हैं और वॉर्स कैसे शुरू होते हैं और टेरिटरी इज इम्पोर्टेंट, तो वो सोच के बेसिस के ऊपर ये चीजें सारी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्किटेक्चर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, सिक्योरिटी का बना था। मगर चाइना ने तो अनाउंस कर दिया ना कि वी आर अगेंस्ट दैट। वो तो बिल्कुल वो पूरा जो आर्किटेक्चर है कहते हैं उसके खिलाफ है, मगर अभी वेस्ट जो है वो तैयार नहीं है उसको यकीन करने के लिए। तो अभी भी वो पुराने घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये क्वाड भी उसी खाते में बनाया था। मगर इंडिया हमेशा क्वाड के अंदर मतलब ड्यूबियस था
ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करता था, बिकॉज उन्हें पता था कि वो रीजन, जिस रीजन में बैठे हैं वहां अगर उनके साथ चाइना के साथ गड़बड़ हो गई कहीं तो, और इन्होंने जो अमेरिका का साइड ले ली, तो जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना तो खा जाएगा इंडिया। वो तो जिस दिन चाहेगा वो पूरी एक प्रोविंस उठा के ले जाएगा इनकी, इनको पता भी नहीं चलना। जो 1962 में हुआ तो उससे भी बुरा होगा इस दफा। चाइना तो बहुत बहुत एडवांस हो गया, इंडिया इज नॉट अ मैच फॉर चाइना। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, तो इंडिया बड़ा केयरफुल था। तो अब वो समझ आ रही है ना कि क्वाड भी पहले भी फुस था और अब भी फुस ही है। वहां सिर्फ वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है ना, वो फाइव आइज, वो ठीक है इंटेलिजेंस सोर्सेज, मगर चाइना के खास महाज बनाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया का कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम चाइना। ये तो अमेरिकनों ने धमकियां दे के इकट्ठा कर लिया है सबको। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल दे आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑन चाइना एंड एक्टिंग एज अ ब्लॉक अगेंस्ट चाइना। अब तो जिस किस्म की चाइना ने जो डिस्प्ले किया है और वो जो परेड होने जा रही है, 3 आप भी बता रहे थे कि 3 सितंबर को 3 विक्ट्री सितंबर डे। को, हाँ जी, 3 विक्ट्री डे पे पता नहीं क्या क्या वो दिखाएंगे दुनिया को कि हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, ये जहाज है, ये तोपें हैं, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है। वो तो एक पूरा डिस्प्ले भी दिखाएंगे आपको कि हमारी सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं है हमारे ब्लॉक की, वी ऑल्सो हैव मिलिट्री पावर। और चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले उन्होंने पाकिस्तान के जरिए आपको दिखा दिया है कि वो कहाँ है उनकी टेक्नोलॉजी, ऊपर से एआई की भी उन्होंने दिखा दी आपको, सैटेलाइट्स उनके पता नहीं हजारों की तादाद में उन्होंने चढ़ा दिए ऊपर से उन्होंने फिगर्स वेसिकल्स जो टैंक्स जो है उनको पानी पे चढ़ा दिए। वो क्या क्या कर रहे हैं वो, और सिर्फ, और आप जो हैं आप वे बिहाइंड, आप वो अभी भी एक स्टेल्थ फाइटर लेके बैठे हुए। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो 5.5 पे चली गई है, यहाँ तो 4.5 से ऊपर फ्रांस नहीं गया। तो आई थिंक ये द वेस्ट हैज लॉस्ट दिस बैलेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप देख लें, आप जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स हैं, चाइना ने जो ये डीप सीक ऐप बनाई है, इट्स 10 टाइम्स बेटर देन चैट जीपीटी, इवन ग्रॉक। तो इसलिए चाइना इज अनदर वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है वेस्ट हैज लॉस्ट दिस बैटल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अभी पूरा वो हैंगओवर है ना, डॉलर स्ट्रांग है, वेस्टर्न इकोनॉमीज मिलके दे स्टिल कंट्रोल लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, एंड वो एक कॉलोनियल हैंगओवर भी है कि वी वर वंस रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। मगर ये सारा जो है ना अगले 3-4 साल में आप देखिएगा नजर आना शुरू हो जाएगा, द होल टिल्ट अवे फ्रॉम the old architecture into a new architecture। मगर कॉन्फ्लिक्ट होगी, कभी भी इतने बड़ी पैमाने पे ग्लोबल चेंजेस नहीं होते विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट वॉर और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि पुतिन को अलास्का बुला के रेड कारपेट दिखा के ऊपर से जहाज चढ़ा के उसको दिखा के वेलकम करके जप्पी पाल के चुम्मी लेके तो वो जड़ा प्यूटन ने उन्हें सेट कर लेगा। प्यूटन पुराना घोड़ा है, प्यूटन ने वो भी कर लिया और जाके अपना काम करता, अटैक करता यूक्रेन। तो वो तो वो दे आर हार्ड नोज्ड कॉमिसार्स, पुराने कौमी लोग ने, वो सब समझते हैं इन चीजों को। तो आई थिंक ये जो अलायंस बन रहे हैं अब, आई थिंक अमेरिका एंड द वेस्ट विल फाइंड आउट सूनर और लेटर their hegemony, their supremacy finished or is about to get finished in the next 5-10 years. हाँ, हैंगओवर जो है उसका इलाज चाइनीज़ ड्रैगन खामोशी के साथ कर रहा है। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं या खलबली मची है, वहाँ चाइना स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर में किस किस की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान जब ये विक्ट्री परेड हो जाएगी और ये समिट हो जाएगा तो उसके जो आउटलाइंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक की पेशरफ्त क्या है आपने जाना, आपके जहनों में